वाला ही माना गया है, जबकि ऐसा नहीं है। संपत्ति व्यक्ति को प्रगतिशील बनाए हुए है। संपत्ति का विचार ही सभ्यताओं के विकास की कहानी में एक महत्वपूर्ण कारक है। साम्यवाद का दूसरा जो एलिमेंट है वह है पत्नियों का साम्यवाद। रिपब्लिक जो उनकी पुस्तक थी उसमें संरक्षक वर्ग के लिए निजी संपत्ति को ही निषिद्ध किया गया। साथ में परिवार की संस्था को समाप्त कर अपनी पत्नियों की साम्यवादी योजना प्लेटो ने प्रस्तुत की। प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर आधारित एक आदर्श के निर्माण के लिए संपत्ति के साम्यवाद के साथ ही परिवार का साम्यवाद भी जरूरी है। परिवार का साम्यवाद से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति का अपना निजी परिवार है जिसमें वाइफ एंड संतति होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, ये प्लेटो के अनुसार इनके प्रति जो व्यक्ति का मोह है वह लालच, ईर्ष्या को बढ़ावा देता है और राजनीतिक कर्तव्यों से उसे विमुख करता है। तो प्लेटो ने शासक वर्ग के लिए इन दोनों का ही अंत कर दिया। बार्कर ने कहा कि परिवार की समाप्ति का दिन राज्य की एकता व व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता तथा इन दोनों के लिए न्याय की शुरुआत का दिन होगा। पत्नियों के साम्यवाद के पक्ष में प्लेटो ने क्या तर्क दिए? राजनीतिक तर्क ये दिया कि वर्तमान एथेंस में स्त्रियों को स्वतंत्रता ही नहीं है, वो चार दीवारी में कैद रहती हैं, तो वो इस साम्यवादी योजना से नारी को मुक्त करना चाहते हैं। नीतिक आधार दिया कि पारिवारिक स्नेह जो बंधन है वह व्यक्ति को, शासक वर्ग को भ्रष्ट बना देता है, तो इसलिए शासक वर्ग को अपने परिवार के संघर्ष से भी मुक्त होना चाहिए और राज्य की एकता के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करना चाहिए। सुप्रजनन का आधार, सुप्रजनन से तात्पर्य है अच्छी नस्ल पैदा करना। प्राचीन काल में, मध्य काल में जो एक तरीके से नस्लवाद का ही एक रूप था जिसमें माना गया कि व्यक्ति की कुछ नस्लें हैं वो सुपीरियर हैं अन्य नस्लों की तुलना में। तो ये जो नस्लवाद था इससे बड़े बड़े राजनीतिक विचारक भी अपने आप को दूर नहीं कर पाए। तो प्लेटो ने भी माना कि राज्य की जो विकास है और राज्य की जो एकता है उसके लिए जरूरी है कि राज्य में मजबूत, दिमागी, सुंदर पुरुष महिलाएं रहती हो। तो उसके लिए प्लेटो ने ऐसी व्यवस्था की कि जब परिवार का साम्यवाद होगा तो उसमें राज्य तय करेगा कि जो आने वाली जनरेशन है वो किस कोख से पैदा हो, किस पुरुष के और किस महिला के संसर्ग से पैदा हो, ताकि उच्च नस्ल को पैदा किया जा सके। राज्य ही बच्चों के पालन पोषण का पूरा ध्यान रखेगा। इवन नस्ल सुधार के तर्क के लिहाज से उन्होंने बच्चे पैदा करने की उम्र भी प्लेटो के में विचार में निर्धारित है। उन्होंने कहा कि स्त्रियों के लिए 20 से 40 वर्ष तक और पुरुषों के लिए 25 से 55 वर्ष, यानी इससे कम और इससे ज़्यादा के पुरुष और महिलाएं संतति पैदा नहीं करेंगी। संबंधों का ज्ञान, प्लेटो कहता है कि संरक्षक वर्ग के अंतर्गत आने वाले बच्चे सामुदायिक जीवन के भागीदार होंगे। प्लेटो की इस प्रणाली की जो उत्पन्न संतति होगी उसमें कम्युनिटी की भावना ज़्यादा होगी। वो मैं मेरा तू तेरा, यानी जो व्यक्तिगत इच्छाएं होती है, जो व्यक्तिगत भावनाएं होती है, निजी स्वार्थ होते हैं, लालच होते हैं, उससे वह मुक्त होगी। पत्नियों के साम्यवाद के उद्देश्य जैसे हमने देखा था, प्लेटो ने कहा कि इससे नारी की मुक्ति होगी, अभिभावक वर्ग की क्षमता में वृद्धि होगी, जनसंख्या का संतुलन होगा। देखो यूनानी जो ग्रीक थिंकर हैं, भले अरस्तु हो या प्लेटो हो, वो एक राज्य के लिए आदर्श जनसंख्या निर्धारित करते हैं कि इतनी जनसंख्या होनी चाहिए। यूनान में ग्रीक जो स्टेट थे उसमें सिटी स्टेट थे, यानी बहुत छोटे छोटे शहर थे, वही राज्य थे। तो इनकी जो जनसंख्या का आदर्श जनसंख्या की जो संकल्पना थी वो बहुत कम थी, तो उससे ज़्यादा जनसंख्या को वो राज्य के लिए खतरा मानते थे। तो इस योजना के द्वारा प्लेटो मानते हैं कि इससे जनसंख्या भी अपनी आदर्श सीमा में
बनी रहेगी, क्योंकि राज्य का जनसंख्या पर पूर्ण नियंत्रण होगा। नस्ल सुधार होगा, हमने देख लिया। शासकों के शुद्ध विवेक की रक्षा होगी, यानी जिन लालच और ईर्ष्या से शुद्ध विवेक अफेक्टेड हो रहा था वह नहीं होगा। राज्य में एकता की स्थापना होगी। पत्नियों की साम्यवाद के विचार की आलोचना। इसकी सबसे बड़ी आलोचना है कि प्लेटो ने परिवार रूपी जो संस्था थी उसको बहुत ही नेगेटिव लाइट में देखा। प्लेटो ने परिवार को सिर्फ लोभ और लालच के भंवर के रूप में देखा कि यह व्यक्ति को सार्वजनिक कर्तव्य करने से विमुख करता है, लेकिन अन्य विचारक मानते हैं कि ऐसा नहीं है। परिवार एक ऐतिहासिक संस्था है और यह ऐतिहासिक संस्था सभ्यता के विकास के साथ साथ विकसित हुई है, तो इससे मुक्ति पाना एक तरीके से सभ्यता के जो विकास चक्र है उसको उलटना है। यह भी वैसे ही स्वाभाविक है जैसे राज्य स्वाभाविक है। हमने अरस्तु में देखा था, देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे कि कैसे अरस्तु ने व्यक्ति की सामाजिकता से ही राज्य की उत्पत्ति को समझाया है। राज्य के नाम पे परिवार का अंत करना सर्वदा अनुचित है, यानी एक अच्छाई को विकसित करने के लिए दूसरी अच्छाई को ख़त्म कर देना ओवरऑल अच्छाई में वृद्धि नहीं करता। परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला है, यानी जिस राज्य की एकता के लिए प्लेटो ने इतना सब किया, उस एकता के लिए सबसे पहला जो आवश्यकता है वह है एक अच्छा नागरिक होना, और एक अच्छे नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था है परिवार, क्योंकि परिवार ही उसकी नागरिकता का प्रथम पाठ उसे पढ़ाता है। परिवार ही बच्चे को सद्गुण सिखाता है, उसमें परोपकार, अनुशासन, सहयोग, सहानुभूति, इन सब गुणों का विकास करता है। अगला है स्त्री का बच्चों के प्रति जो स्नेह और लालन पोषण की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसे शिशु पालन गृहों को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ यह है कि जो राज्य निर्लिप्त भाव से, बिना इस भाव से कि यह किसका बेटा है या किसकी बेटी है, और माँ से बच्चों को दूर कर कर जो पालन पोषण करेगा वह पालन पोषण वैसा नहीं हो सकता जैसा स्त्री अपने बच्चे का करती है। तो ये जो शिशु पालन गृह है यह स्वाभाविक नहीं है, और इनमें मातृत्व का वह प्यार नहीं आ सकता जो माँ अपने बच्चे को प्रदान करती है। इसमें एक पवित्रता नहीं आ सकती जो संबंध जीवन भर के लिए होता है, वह ऐसे मैकेनिकल तरीके से बनाए गए संबंधों में नहीं आ सकती। प्लेटो ने पारिवारिक संबंधों के पीछे की वास्तविकता को नहीं समझा, उसने सिवाय लालच और ईर्ष्या के कुछ भी नहीं देखा परिवार में। अरस्तु ने इसे एक व्यभिचारी योजना कहा। जो पत्नियों का साम्यवाद है उसे अरस्तु ने व्यभिचारी कहा है, वैसे सभ्य मानव जाति के लिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगला जो प्लेटो ने जो सामूहिक जीवन की कल्पना की, सामूहिक संपत्ति होगी, सामूहिक पत्नियां होगी, उन पर आरोप है कि जो व्यक्ति, जो चीज़ सभी की होती है या जो कार्य सभी का होता है दरअसल वह किसी का नहीं होता। कहने का तात्पर्य कि किसी काम को अगर सभी के लिए खुला छोड़ दिया जाए या अकाउंटेबिलिटी या उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं किया जाए कि यह कार्य उसका है, उसको कोई व्यक्ति नहीं करता। अंततः यह होता है कि वह कार्य होता ही नहीं है या कम गुणवत्ता के साथ होता है। तो यह बात अरस्तु ने कही कि जब सभी की पत्नियां और सभी के बच्चे हैं तो उनका पालन पोषण कोई नहीं करेगा। अपराध अधिक होंगे क्योंकि व्यक्ति है वो जो समाज के बंधन है उनसे मुक्त हो जाएंगे, नैतिक मूल्यों में पतन होगा। इसे अमनोवैज्ञानिक और अव्यवहारिक माना, और अरस्तु ने इस योजना को अनावश्यक माना कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। परिवार रहित शासक की व्यवहारिक कठिनाइयाँ, वो परिवार संबंधों में अनभिज्ञ अनजात शासकों को उत्पादक वर्ग के पारिवारिक विवादों को हल करने का अनुभव नहीं होगा। अपवित्र यौन संबंध की संभावना, अरस्तु ने भी व्यभिचारी प्रणाली माना। दासों के लिए स्थान नहीं, हमने देख लिया कि कैसे प्लेटो जो तत्कालीन समाज है उसकी इतनी बड़ी सच्चाई को पर कुछ भी नहीं लिखते, अवेयर नहीं है। न्याय सिद्धांत के विरुद्ध, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुण के अनुसार आचरण करना चाहिए।
लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं कि प्लेटो परिवार को ही सेक्रीफाइस कर देते हैं, परिवार को ही बलि दे देते हैं, जबकि परिवार से ज़्यादा क्या स्वाभाविक है व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में बाधक है। प्लेटो राज्य की एकता को साध्य बनाते हैं और वह व्यक्ति को इस साध्य की साधना में बलि कर देते हैं, जो कि गलत है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में यह व्यवस्था बाधक है, जीव शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध है। प्लेटो के परिवार की साम्यवादी व्यवस्था जीव शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि गुणवान माता पिता से संतान भी गुणवान होगी, क्योंकि किसी व्यक्ति या आने वाली जनरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी को आधार बनाना आज खारिज हो चुका है। स्त्री पुरुष में भेद होता है। प्लेटो स्त्री पुरुष में लिंग भेद को छोड़कर अन्य कोई अंतर नहीं मानता। स्त्री कोमल हृदय होती है जबकि पुरुष कठोर हृदयी होते हैं। इस तरह कई अंतर दोनों में होते हैं। प्लेटो का पत्नियों का साम्यवाद नहीं तो वांछनीय नहीं संभव है। जो विचारक यानी इवन फेमिनिज्म में भी जो विचारक मानते हैं कि कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस इनमें होते हैं, वो भी इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। प्लेटो की इस व्यवस्था के आधार पर प्लेटो को माना जाता है कि प्लेटो प्रथम साम्यवादी है, यानी प्लेटो ने सबसे पहले साम्यवाद की कल्पना की। देखते हैं प्लेटो प्रथम साम्यवादी के रूप में उनके कौन से विचार हैं। मैक्सी ने अपने ग्रंथ पॉलिटिकल फिलोसफी में लिखा कि प्लेटो साम्यवादी विचारों का मुख्य प्रेरणा स्रोत है और रिपब्लिक में सभी साम्यवादी और समाजवादी विचारों के बीज मिलते हैं। लेकिन प्रोफेसर नेटलशिप, कैटलिन और बार्कर तथा मैक्री इस विचार से सहमत नहीं है। वो नहीं मानते कि प्लेटो में साम्यवाद के विचार मिलते हैं। कैटलिन ने कहा कि प्लेटो का साम्यवाद न तो स्ववर्गीय और न ही अंतर्राष्ट्रीय है। यह आधुनिक साम्यवाद से बिल्कुल मेल नहीं खाता। आधुनिक साम्यवाद जिसका प्रतिपादन मार्क्स और लेनिन के विचारों में मिलता है, एक वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज में विश्वास करते हैं। मुख्य रूप से यह विचारधारा पूंजीवादी वर्ग के सर्वहारा वर्ग के शोषण को समाप्त करने पर जोर देती है। प्रोफेसर जायजी की राय में प्लेटो रूस के साम्यवाद में बहुत सी समानताएं हैं, क्योंकि दोनों ही व्यक्तिगत संपत्ति को सभी बुराइयों का जड़ मानते हैं। दोनों व्यक्तिगत संपत्ति और गरीबी को समाप्त करने के पक्षधर हैं। दोनों ही सामूहिक शिक्षा और बच्चों की सामूहिक देखरेख में विश्वास करते हैं। दोनों ही कला और साहित्य को राज्य केवल साधन मानते हैं। दोनों सभी विज्ञान और विचारधाराओं के राज्य के हित में प्रयोग करना चाहते हैं। इस आधार पर प्लेटो को प्रथम साम्यवादी मानना सर्वदा सही है। लेकिन टेलर इसके उलट विचार देते हैं। टेलर कहते हैं रिपब्लिक में न तो समाजवाद पाया जाता है और न ही साम्यवादी तत्व। ये जो बहस है कि एक तरफ राजनीतिक विचारक कहते हैं कि प्लेटो में साम्यवाद के सभी सिद्धांतों के बीज फॉर्म मिलते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि वहाँ साम्यवाद कुछ मिलता ही नहीं। लेकिन इसको पूर्णतया किसी भी पक्ष को सही माने या न माने, लेकिन इसमें सच्चाई है कि बहुत सारे विचार ऐसे हैं जिनमें जो प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समानताएं रखते हैं, और बहुत सारी जगह आज का जो साम्यवाद है वह प्लेटो के साम्यवाद से अलग है। देखते हैं समानताएं क्या है। व्यक्तिगत संपत्ति सारी बुराइयों की जड़ है। प्लेटो भी ऐसा मानते हैं और आज का जो साम्यवाद है या मार्क्स का जो साम्यवाद है वह भी ऐसा मानता है कि व्यक्तिगत संपत्ति, प्लेटो के अनुसार कि व्यक्तिगत संपत्ति से लोभ लालच से व्यक्ति सार्वजनिक कर्तव्य करने से दूर हो जाता है। इससे राज्य की एकता को खतरा होता है। आधुनिक साम्यवाद की व्यक्तिगत संपत्ति से इनइक्वालिटी आती है और इनइक्वालिटी से वर्ग विशेष का शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, और एक तरीके से क्लास स्टेट की स्थापना होती है। अधिनायक तंत्र में आस्था। प्लेटो ने फिलोसोफर किंग को एक तरीके से सारी शक्तियां दे दी। फिलोसोफर किंग पर कोई नियंत्रण प्लेटो की नज़र में नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से फिलोसोफर किंग अनकंट्रोल्ड रिजीम है जिस पर कोई शासक नहीं है, लिमिटेड गवर्नमेंट का उल्टा है। सेम वही कार्य मार्क्स ने साम्यवाद में सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र के रूप में स्थापित किया। तो एक तरीके से दोनों ही अधिनायक तंत्र में विश्वास करते हैं।
स्त्री पुरुषों की समानता में विश्वास करते हैं, दोनों स्त्री पुरुषों की समानता में विश्वास करते हैं। प्लेटो ने इवन साम्यवाद को स्त्री की मुक्ति के लिए एक प्रभावी साधन बताया। कला और साहित्य, दोनों कला और साहित्य को राज्य के अधीन मानते हैं। दोनों ही इस विचार के समर्थक हैं कि कविता की भावना, गीत का लय, साहित्य का विषय वस्तु सब कुछ राज्य के द्वारा ही तय किया जाना चाहिए और साहित्य का उद्देश्य ही राज्य की एकता स्थापित करना, यानी राज्य ही साध्य है बजाय कविता की या व्यक्ति की भावनाओं की। वहीं दूसरी तरफ जो मार्क्स हैं वह राज्य को साध्य तो नहीं मानते, लेकिन कला और साहित्य को एक तरीके से राज्य की राज्य जो एक तरीके से क्लास स्टेट है, पूंजीवादी राज्य है, वह इसे अपनी वैधता स्थापित करने के लिए उपयोग करता है। इसलिए कला और साहित्य को मार्क्सवादी है वह एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। कर्तव्य की भावना ही सामाजिक न्याय है, यानी दोनों ही व्यक्ति को समष्टि यानी राज्य या सामाजिक हित के लिए बलि कर देते हैं। व्यक्ति को व्यक्तिगत गुणों की या व्यक्तित्व की, इंडिविजुअलिटी की रक्षा दोनों ही नहीं करते। अव्यवहारिक है, अव्यवहारिक इस अर्थ में है कि प्लेटो का साम्यवाद कहीं भी सफल नहीं हुआ और मार्क्स का साम्यवाद भी जिस फॉर्म में मार्क्स ने वकालत की थी उस फॉर्म में कहीं भी सफल नहीं हुआ। समष्टिवाद में विश्वास करते हैं, व्यक्ति को बलि दे देते हैं अन्य ग्रेटर इंस्टीट्यूट्स के लिए। असमानताएं हैं, किस अर्थ में ये अलग है। पहली है अर्ध साम्यवाद और पूर्ण साम्यवाद। अर्ध साम्यवाद से तात्पर्य हमने देख लिया कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वह सिर्फ 3 क्लासों में 2 वर्ग यानी शासक वर्ग हैं उन तक सीमित है, शासक और सैनिक वर्ग तक। लेकिन मार्क्स का जो साम्यवाद है वह पूर्ण है, पूर्ण समाज के लिए लागू है। संन्यासवाद और भौतिकवाद, प्लेटो है, प्लेटो शासक वर्ग से एक तरीके से भोग विलास से दूर एक सन्यासी के जीवन जीने की आशा करता है। वहीं मार्क्स हैं वो भौतिकवादी, यानी मार्क्स साम्यवादी है, आधुनिक साम्यवाद भौतिक साधनों में वृद्धि को अपना लक्ष्य मानता है। यानी वो ये नहीं कहता कि भौतिक साधन अपने आप में गलत है, वो ये कहते हैं कि भौतिक साधनों हैं उनका वितरण गलत हुआ है, उस वितरण को हमें सही करना है। राजनीतिक उद्देश्य और आर्थिक उद्देश्य है। प्लेटो राजनीतिक उद्देश्य राज्य की एकता स्थापित करना चाहते हैं, वहीं मार्क्स इनइक्वालिटी खत्म करना चाहते हैं। पारिवारिक संबंधों में भेद है। आधुनिक साम्यवाद में पत्नियों के साम्यवाद की संकल्पना नहीं है। नगर, राज्य और अंतर्राष्ट्रीयता का भेद है। प्लेटो का जो विचार है वह सिटी स्टेट को माइंड में रखकर और सिटी स्टेट तक ही सीमित है। वहीं जो मार्क्स हैं, मार्क्स की जो ये प्रोनाउंसमेंट आपने सुनी होगी कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए संसार पड़ा है। तो इंटरनेशनलिज्म, अंतर्राष्ट्रीयता मार्क्सवाद में निहित है। साम्यवाद में दार्शनिक शासकों की भूमिका में अंतर। प्लेटो के दर्शन में फिलोसोफर किंग की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं, ऐसी संकल्पना आधुनिक साम्यवाद में नहीं है। वो फिलोसोफर किंग की बजाय एक तरीके से मजदूरों का, सर्वहारा का, मजदूरों को शासन में ज़्यादा से या महत्वपूर्ण रोल देना चाहते हैं। साधन संबंधी अंतर है। प्लेटो ने साधनों की व्याख्या नहीं की कि इसे कैसे अचीव किया जाएगा, लेकिन मार्क्स ने बाकायदा खूनी क्रांति यानी रिवॉल्यूशन की वकालत की है। वर्गों की संख्या में अंतर। प्लेटो ने समाज के 3 वर्ग माने, जबकि मार्क्स ने 2 वर्ग, पूंजीपति और सरवारा वर्ग माना। श्रमिक वर्ग की महत्ता। प्लेटो के दर्शन में एक तरीके से जो उत्पादक वर्ग है, किसान और श्रमिक का, उसको उतना महत्व नहीं दिया गया है, जबकि मार्क्स का जो साम्यवाद है वह श्रमिकों के कल्याण को समर्पित है। व्यवहारिक है, अव्यवहारिक, एक तरीके से दोनों ही अव्यवहारिक हैं, लेकिन फिर भी जो मार्क्स का साम्यवाद है, आधुनिक साम्यवाद है, वह अपने कुछ परिवर्तित रूपों में आज भी कई देशों में रूल कर रहा है, जैसे चीन में।
परिस्थिति संबंधी अंतर, प्लेटो का साम्यवाद 5वीं शताब्दी के एथेंस की परिस्थितियों की उपज है, जबकि आधुनिक साम्यवाद जो कैपिटलिज्म है उसके विरुद्ध क्रांति है। इस प्रकार अनेक असमानताओं के आधार पर टेलर का कथन उचित है। रिपब्लिक में समाजवाद तथा साम्यवाद के बारे में बहुत कुछ कहे जाने के बावजूद वास्तव में इस ग्रंथ में न तो समाजवाद और न ही साम्यवाद है, इसलिए प्लेटो को प्रथम साम्यवादी मानना सर्वदा गलत है। प्लेटो में ऐसा कोई विशेष तत्व नहीं है जो आधुनिक साम्यवाद से मेल खाता हो। इन समानताओं के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक साम्यवाद है, उसका लक्ष्य ही अलग है, उसके पीछे प्रेरणा शक्ति अलग है, वह उन कारकों को ही अलग मानता है और लक्ष्य सर्वहारा के तानाशाही के रूप में अलग ही आदर्श की स्थापना करना चाहता है, राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। तो ये जो मूल पिलर्स हैं, जो फाउंडेशनल पिलर हैं, वो ही प्लेटो के साम्यवाद से मैच नहीं खाते, इसलिए प्रथम साम्यवादी कहना गलत है। थैंक यू सो मच।